हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, हमारे चैनल में उत्तराखंड की निःशुल्क सीरीज चल रही है जिसमें कि आपको कंप्लीट कोर्स करवाया जा रहा है। दोस्तों, उत्तराखंड में हम लोग बहुत सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। उत्तराखंड का संपूर्ण इतिहास हम लोग कवर कर चुके हैं। उत्तराखंड के आंदोलन हो, उत्तराखंड की जनजातियाँ हो, तो बहुत सारे टॉपिक, उत्तराखंड का भूगोल हो, हम लोग बहुत सारे टॉपिक उत्तराखंड में कवर कर चुके हैं। और देखिए, आज से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं एक नई सीरीज की जिसका नाम है उत्तराखंड जिला सीरीज। बहुत सारे छात्रों के मैसेज आ रहे थे और बहुत सारे बच्चों को इस सीरीज का इंतजार भी था, तो ये सीरीज आज से हमारी शुरू कर दी गई है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है हमारी सीरीज, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। तो देखिए, हम लोग शुरुआत कर रहे हैं उत्तरकाशी जनपद से। हर एक जनपद हम लोग उठाएंगे और उस जनपद की हम लोग संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। अब देखिए, एक जनपद को एक ही वीडियो में पढ़ना तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो देखिए, हम लोग इसको पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। जैसे जो जिले के हिसाब से, जैसे कि जो जिला जितना बड़ा होगा उसमें जितनी जानकारियाँ होंगी उस हिसाब से वो जो हमारा जिला पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। 2 पार्ट हो, 3 पार्ट हो, 4 पार्ट हो, ऐसे करके हम लोग उसमें डिवाइड कर लेंगे। तो देखिए, उत्तरकाशी का हम लोग आज पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे। लेकिन सबसे अच्छी बात आपके लिए क्या है, अगर आपने मेरी उत्तराखंड के भूगोल की अगर वीडियो देख रखी है तो आपके लिए उत्तराखंड जिला सीरीज में आधी चीज़ें कम हो जाएंगी। वो कैसे? देखिए, ग्लेशियर हम लोग पढ़ चुके हैं, पर्वत हम लोग पढ़ चुके हैं, बुग्याल हम लोग पढ़ चुके हैं, दर्रे हम लोग पढ़ चुके हैं। देखिए, उत्तराखंड की 3 4 5 किताबें जो भी है ना, वहाँ से मैंने सब कुछ इकट्ठा किए थे और बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको ग्लेशियर, पर्वत, बुग्याल और दर्रे समझाए थे। और मैप के माध्यम से हर चीज़, ग्लेशियर, पर्वत, बुग्याल, दर्रे, सब मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये समझाए थे। तो इनको तो हम लोग पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि देखिए, जिन चीज़ों को हम लोग एक बार पढ़ चुके हैं दोबारा हम उनको नहीं पढ़ेंगे। और देखिए, ग्लेशियर, पर्वत, बुग्याल, दर्रों को हम लोग अपनी जिला सीरीज में बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करने वाले हैं, क्योंकि एक एक जनपद मैंने आपको समझाया है। ग्लेशियर का हो, पर्वत का हो, पर्वत की 2 वीडियो आई हैं, 2, जैसे उत्तराखंड के जो पर्वत हैं उसकी 2 वीडियो मैंने आपके लिए बनाई थी। दर्रे, हर जनपद में जो भी दर्रे हैं वो मैं आपको समझा चुका हूँ। बुग्याल, हर जनपद में जो जो बुग्याल हैं वो भी मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। तो ग्लेशियर जो है, हर जनपद के ग्लेशियर मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। तो इनको हम लोग दोबारा नहीं पढ़ेंगे। क्यों पढ़ें दोबारा? इतनी सारी मेहनत जो मैंने आपके लिए पहले की थी वो दोबारा अगर मैं करता हूँ तो वो बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। क्योंकि देखिए, एक बार मैं आपको उत्तराखंड के भूगोल में सीरीज में पढ़ा चुका हूँ, तो इनको हम लोग यहाँ पर दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग हमारे चैनल में की प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको वहाँ से उत्तराखंड के भूगोल वाले जो हमारा चैप्टर, जो हमारा टॉपिक है उसको ओपन करना है, तो वहाँ पर आपको ये सारे टॉपिक मिल जाएंगे। उत्तराखंड ग्लेशियर, पर्वत, बुग्याल और दर्रे। और एक बात और, उत्तराखंड के आंदोलन ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जिस जिले में जो जो आंदोलन हुए रहेंगे वो भी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए, कम से कम मैं आपको 30 से 35 आंदोलन करवा चुका हूँ। 30 से 35 आंदोलन जो उत्तराखंड में हुए थे सब करवा चुका हूँ। तो जिस जनपद में जो जो हुए थे तो वो भी मैं आपको वहाँ से करवा चुका हूँ। तो देखिए, आधी से ज़्यादा चीज़ें आपको मैं उत्तराखंड जिला सीरीजों की पहले ही करवा चुका हूँ। आधी से ज़्यादा चीज़ें हो चुकी हैं हमारी। तो देखिए, अब जो हमारा जो रहेगा, जो जो हमारी चीज़ें छूट गई हैं उनको हम लोग जिला सीरीज में कवर करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं उत्तरकाशी से, जिसका आज हमारा पार्ट फर्स्ट होने वाला है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं उत्तरकाशी की भौगोलिक स्थिति की। देखिए, उत्तराखंड राज्य का सबसे उत्तरी जिला है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर मैं देखिए, इसको हम लोग मैप के माध्यम से भी समझेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको मैप के माध्यम से इसको समझाऊंगा। आप कभी नहीं भूलेंगे, बहुत अच्छे से मैंने मैप बना रखा है जो कि उत्तराखंड के भूगोल में भी मैंने वो यूज किया था और उसी को मैं यहाँ पर यूज करूंगा। फिर देखिए, उत्तरकाशी वरुणावत पर्वत की तलहटी में भागीरथी नदी के दाएं तट पर स्थित है। ये आपको याद रखना है। कहाँ पर? ऐसे क्वेश्चन बनता है जैसे कि उत्तरकाशी किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? भागीरथी नदी के तट पर। और किस पर्वत की तलहटी में बसा हुआ है? वरुणावत पर्वत की तलहटी में बसा हुआ है। उसके बाद देखिए क्षेत्रफल। देखिए, जो पहले यहाँ पर लिखा हुआ है ना, पहले इसको हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग मैप के माध्यम से इसको समझ लेंगे। नोट कर लीजिए और मैप के माध्यम से समझाऊंगा कि आप लोग कभी नहीं भूलेंगे। क्षेत्रफल की हम लोग बात करते हैं, 8016 वर्ग किलोमीटर उत्तरकाशी जनपद का क्षेत्रफल है। अगर मैं बात करता हूँ उत्तरकाशी जनपद का स्थान, देखिए दूसरे नंबर का उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा जिला है ये। कौन सा? उत्तरकाशी। पहला कौन सा है? चमोली। देखिए, यहाँ पर बहुत सारे छात्र में कन्फ्यूजिंग है, बहुत सारे छात्र इस क्वेश्चन को लेकर कन्फ्यूज रहते हैं कि उत्तरकाशी बड़ा है, चमोली बड़ा है। लेकिन देखिए, आयोग चमोली को ही बड़ा मानता हुआ आया है, तो आप लोग आयोग के हिसाब से चलिए। आयोग के हिसाब से आप लोग चलिए। 8030, जैसे कि परीक्षा वाड़े में दे रखा है, 8030 वर्ग किलोमीटर चमोली का। तो चमोली को आप लोग सबसे बड़ा जिला मानिए। और दूसरा कौन सा हो जाएगा सबसे बड़ा जिला? उत्तरकाशी। चलिए ठीक है, इसका वर्ग किलोमीटर आप लोग याद रख लीजिए, क्योंकि दूसरे नंबर का ये है। चलिए ठीक, फिर सीमाएं की हम लोग बात करते हैं। अगर मैं बात करता हूँ कि उत्तरकाशी
जनपद की सीमा किस उत्तरकाशी जनपद की सीमा किस अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूती है? तो ये चीन। देखिए चीन से ये अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहा है। अगर मैं बात करता हूँ उत्तरकाशी जनपद की सीमा किस राज्य से मिलती है? तो अंतर्राज्य सीमा उत्तरकाशी जनपद की अंतर्राज्य सीमा हिमाचल प्रदेश से मिलती है, किन्नौर और शिमला से। अभी मैं आपको सब समझाऊंगा मैप के माध्यम से। अगर मैं बात करता हूँ उत्तरकाशी जनपद की सीमा उत्तराखंड में किन किन जनपदों से मिलती है? तो देखिए देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग और चमोली से मिलती है। फिर देखिए उत्तरकाशी मध्य हिमालय व उच्च हिमालय क्षेत्र में स्थित है, क्योंकि देखिए उत्तरकाशी सबसे उत्तर का जिला है, सबसे उत्तर का जिला, वहां पर क्या है? हिमालय। तो हिमालय की गोद में ही ये हमारा उत्तरकाशी बसा हुआ है। मध्य हिमालय व उच्च हिमालय क्षेत्र में इसका क्षेत्रफल आता है। चलिए हम इसको समझते हैं अब मैप के माध्यम से। तो देखिए ये है हमारा मैप। देखिए अगर मैं जिस समय मैं आपको उत्तराखंड का भूगोल पढ़ा रहा था ना, अगर आपने वो वीडियो देखी होंगी, उस समय तो मैंने वो जो जो बच्चे उसमें वीडियो देख रहे थे उन सबको मैंने मैप रटवा दिया था, क्योंकि हर चीज़ में उसमें इस मैप के माध्यम से ही समझा रहा था। और देखिए आपके सामने फिर से आज ये मैप आ गया है और इसी मैप के माध्यम से हम लोग समझते। देखिए हमारा उत्तरकाशी जनपद कहाँ पर आता है? देखिए मैं तो ये कहूँगा आप लोग अगर हमारी वीडियो नहीं देखी है भूगोल की, तो वहाँ पर आप लोग जाके देखिए, क्योंकि उत्तराखंड का भूगोल मैंने इतने अच्छे से वहाँ पर समझा रखा है कि आप लोग उस चीज़ को कभी भूलेंगे नहीं। तो देखिए उत्तरकाशी जिला, देखिए मैंने यहाँ पर सारे जिले बना रखे हैं। उत्तरकाशी ये है, देहरादून ये है, टिहरी ये है, रुद्रप्रयाग ये है, चमोली ये है। देखिए चमोली हमारे यहाँ पर है, पौड़ी यहाँ पर है, और यहाँ पर कौन सा पिथौरागढ़ है। तो ये सब कुछ मैंने बना रखा है। हमारा भी मतलब किससे? उत्तरकाशी से। हम लोग उत्तरकाशी पढ़ रहे हैं तो उत्तरकाशी को हम लोग समझते हैं, ये है हमारा उत्तरकाशी। देखिए मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया। देखिए मैंने अभी आपको बताया कि उत्तरकाशी राज्य का सबसे उत्तरी जिला है। तो देख सकते हैं आप लोग, ये हमारी पूरब दिशा हो जाएगी, ये पश्चिम दिशा हो जाएगी, ये उत्तर दिशा हो जाएगी और ये दक्षिण दिशा हो जाएगी। तो देखिए अगर मैं बात करता हूँ कि उत्तराखंड राज्य का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, तो देखिए आप लोग देख सकते हैं उत्तरकाशी। मैं तो ये कहूँगा आप लोग मैप बनाना सीखिए, 4-5 बार आप इसको बनाइए तो आप लोग सीख जाएंगे। उत्तराखंड का भूगोल आपको रटने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। मैप अगर आपने सीख जाते हैं आप लोग मैप बनाना, और मैं आपकी सहायता करूंगा इस चीज़ में। आप लोग बस मैप बनाना सीखिए, चीज़ें कैसे कवर करनी वहाँ से मैं आपको समझाता चलूंगा। देखिए तो उत्तरकाशी देखिए सबसे उत्तर में है। अगर मैं बात करता हूँ उत्तराखंड का सबसे दक्षिण जिला तो उधमसिंह नगर है, सबसे पूर्वी जिला पिथौरागढ़ है, सबसे पश्चिमी जिला देहरादून है। अभी हमारा सिर्फ और सिर्फ मतलब है उत्तरकाशी से। तो आप लोग ये समझ गए होंगे उत्तरकाशी राज्य का सबसे उत्तरी जिला कौन सा हो जाएगा, नहीं उत्तराखंड राज्य का सबसे उत्तरी जिला कौन सा हो जाएगा? उत्तरकाशी। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए फिर मैंने आपसे कहा था सीमाओं की हम लोग बात करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा क्या है? चीन। वैसे यहाँ पर तिब्बत आता है, वैसे तिब्बत तो वर्तमान में चीन के ही अधिकार में है। तो अगर ऑप्शन में तिब्बत आए चीन आए बात एक ही रहेगी, ये आप लोग नोट कर लेंगे। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा आता है चीन, या मैं कहूँ तिब्बत यहाँ पर आता है। तो देखिए यहाँ पर से उत्तरकाशी हमारा जो जनपद है वो चीन से सीमा बना रहा है। ठीक है, ये आपको कवर हो गया। और देखिए दूसरी बात क्या है, उत्तरकाशी जो हमारा जिला है, देखिए इधर से यहाँ पर से देख सकते हैं हमारा पूरा हिमाचल प्रदेश पड़ता है। ये वाला जो एरिया है पूरा हिमाचल प्रदेश का है। तो देखिए उत्तरकाशी जैसे कि यहाँ पर हिमाचल प्रदेश से कुछ जनपद आते हैं, सिरमौर, शिमला और किन्नौर। तो यहाँ पर जो सिरमौर है, शिमला है, किन्नौर है, ये जो 3 जनपद हैं वो उत्तराखंड को टच करते हैं। कहाँ कहाँ पर से देखिए, सबसे पहले देखिए किन्नौर यहाँ से लेकर यहाँ तक आता है, शिमला यहाँ से लेकर यहाँ तक आता है, और सिरमौर यहाँ से लेकर यहाँ तक आता है। सिरमौर से हमारा अभी कोई मतलब नहीं है, सिरमौर देहरादून को टच करता है। तो देखिए यहाँ पर उत्तरकाशी की सीमा बन रही है, ये देखिए ये उत्तरकाशी की सीमा बन रही है। तो किन्नौर और शिमला दोनों ही उत्तरकाशी को टच कर रहे हैं, इसलिए हिमाचल प्रदेश के शिमला और किन्नौर उत्तरकाशी जनपद को टच करते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में, बनते ही हैं, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। अभी बरेली वाला एक क्वेश्चन बना था किसी कनिष्ठ के एग्जाम में, बरेली वाला उधमसिंह नगर को टच करता है, ऐसे ही कोई क्वेश्चन बना हुआ था। तो ये आपको दोस्तों मैप के माध्यम से अगर आप लोग सीखते हैं ना तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि रटी हुई चीज़ तो आप लोग भूल जाते हैं। प्रैक्टिकली अगर कोई चीज़ आप लोग करते हैं उस चीज़ को आप लोग कभी नहीं भूलते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हम लोगों ने ये जाना उत्तरकाशी जनपद से किन्नौर और शिमला इस उत्तरकाशी जनपद को स्पर्श करते हैं। तो ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। तो उसके बाद देखिए, उसके बाद अगर एग्जाम में ऐसा प्रश्न बनता है कि उत्तरकाशी जनपद को स्पर्श करने वाले उत्तराखंड के कौन कौन से जिले हैं, तो देखिए आपके सामने स्थिति बिल्कुल साफ है कौन कौन से। देखिए यहाँ पर से देहरादून टच कर रहा है,
मैप अगर आपके दिमाग में छप गया है ना, आप लोगों को रटने की जरूरत है ही नहीं। अब देखिए 13 जनपद हैं, तो 13 जनपद में आप लोग कैसे याद रखेंगे कि कौन सा जनपद किसको स्पर्श कर रहा है। याद करेंगे तो दिमाग में खिचड़ी बन जाएगी। बस मैप सीख लीजिए ना बनाना, मैप बनाना सीखिए। बस देखिए अगर आपके सामने कुछ भी आ जाए, पौड़ी से कौन कौन से जनपद स्पर्श कर रहे हैं, देखिए पौड़ी से कौन कौन से, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, देहरादून, अल्मोड़ा, नैनीताल, सब आप लोग सीख जाएंगे। तो ये देखिए मैप आप लोग बनाना सीख लीजिए। देखिए अगर क्वेश्चन ये बनता है कि उत्तरकाशी जनपद से उत्तराखंड के कौन कौन से जनपद लगते हैं, तो देखिए उत्तरकाशी से कौन कौन से लग रहे हैं, देहरादून लगता है, टिहरी लग रहा है, रुद्रप्रयाग लग रहा है और चमोली लग रहा है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये देखा 4 जनपद जो है उत्तरकाशी जनपद को स्पर्श कर रहे हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन ये बनता है कि उत्तरकाशी जनपद का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, उत्तरकाशी जनपद का सबसे पूर्वी, यानी उत्तरकाशी जनपद को स्पर्श करने वाला सबसे पूर्वी जनपद कौन सा है, तो वो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, चमोली। हालांकि मैप में आपको स्पष्ट दिख नहीं रहा है, लेकिन चमोली है। आप लोग अपनी किताब खोलेंगे या मैप देखेंगे तो वहाँ पर से आप लोग देखेंगे, थोड़ा छोटे, हमारा स्क्रीन थोड़ी छोटी है इसीलिए आप थोड़ा मैनेज कर लीजिए। मैं बता रहा हूँ, आप लोग ऐसे ही नोट कर लेंगे। उत्तरकाशी के सबसे पूर्व में कौन सा जिला है, चमोली। मैं अब यहाँ पर चलिए लिख देता हूँ, सबसे पूर्व में कौन सा जिला है, चमोली जिला है। उत्तरकाशी जनपद के सबसे पश्चिम में कौन सा जिला है, तो ये हो जाएगा आपका देहरादून। कौन सा, पश्चिम में। उत्तरकाशी जनपद के उत्तर में, उत्तरकाशी जनपद के उत्तर में देखिए क्या है, उत्तरकाशी जनपद क्या क्या है यहाँ पर देखिए, हिमाचल प्रदेश भी आ रहा है और चीन भी आ रहा है। हिमाचल प्रदेश और चीन दोनों ही उत्तरकाशी जनपद के उत्तर में हो जाएंगे। अगर क्वेश्चन ये बनता है उत्तरकाशी के सबसे दक्षिण में कौन सा जिला है, तो देखिए दक्षिण में कौन सा आ रहा है, देख सकते हैं आप लोग, टिहरी आ रहा है। तो इस प्रकार से देखिए एक मैप के माध्यम से हमने सब कुछ कवर कर लिया है। तो मैं आपसे ये कहूँगा ये मैप आप लोग बनाना सीख लीजिए, और इस मैप का प्रयोग मैं हर जनपद में करने वाला हूँ, इसी मैप का प्रयोग मैं हर जनपद में करने वाला हूँ। और यही मैप आपको सब कुछ सिखा के जाएगा उत्तराखंड के भूगोल के बारे में। चलिए ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। उसके बाद देखिए उत्तराखंड के जो हमारे प्रशासनिक व्यवस्था, उत्तरकाशी के प्रशासनिक व्यवस्था की हम लोग बात कर लेते हैं। जनसंख्या घनत्व कितना है, 41। मतलब कि पर हजार, अगर हमारा जो उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व है वो हो जाएगा हमारा कितना, तो प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से हमारा जो जनघनत्व तो निकलता है, तो उसी में देखिए 41 हमारा उत्तरकाशी जनपद का जनसंख्या घनत्व है, सबसे कम है। अगर मैं बात करता हूँ उत्तराखंड के, देखिए 13 जनपद हैं, इन 13 जनपदों में सबसे कम जनघनत्व किस जनपद का है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तरकाशी का। काफी बार दोस्तों क्वेश्चन आ भी चुका है और संख्या पूछ ली गई है, तो आप लोगों को याद रखना 41 और सबसे कम रहेगा। चलिए ठीक है। तहसील अगर मैं बात करता हूँ उत्तरकाशी में कितनी तहसील हैं, तो 6 तहसीलें हैं। कौन कौन सी, डुंडा, भटवाड़ी, पुरोला, बड़कोट, चिन्यालीसैंण और मोरी। कई बार दोस्तों क्या होता है ना, जो हमारे जनपद है उनके तहसीलों के बारे में पूछ लेता है, तो आप इनके जो तहसील हैं, जो विकास खंड हैं, जो इनके विधानसभा क्षेत्र हैं, उनको आप लोग नोट कर लेंगे। उसके बाद देखिए उत्तरकाशी में विधानसभा क्षेत्र कितने हैं, तो 3 विधानसभा क्षेत्र हैं। कौन कौन से, गंगोत्री, यमुनोत्री और पुरोला। और जो पुरोला की जो विधानसभा क्षेत्र रहेगा ना पुरोला का, ये अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, ये अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। इसको आपने नोट कर लेना है, क्योंकि देखिए 13 जनपद हैं और 13 जनपद में कौन कौन सी आरक्षित सीटें हैं अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, जैसे जैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे ये सब भी मैं आपको कराता जाऊंगा। तो ये दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। गंगोत्री, यमुनोत्री और पुरोला उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र हैं, और अनुसूचित जाति पुरोला जो रहेगा, पुरोला वाला क्षेत्र वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रहेगा। उसके बाद देखिए विकास खंड कितने हैं, तो उत्तरकाशी जनपद में 6 विकास खंड हैं। कौन कौन से, मोरी, पुरोला, नौगांव, डुंडा, भटवाड़ी, चिन्यालीसैंण। कभी कभी दोस्तों ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि बड़कोट तहसील कहाँ है, पुरोला तहसील कहाँ है, भटवाड़ी तहसील कहाँ है, पुरोला विकास खंड कहाँ है, चिन्यालीसैंण विकास खंड कहाँ है। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। हालांकि जो जितने भी नाम आपको देख रहे हैं, सारे सारे नाम आप लोग के सामने आते ही रहते हैं, कभी अखबारों में, कभी न्यूज़ चैनल में, तो आपको ये नाम वैसे ही याद होंगे। चलिए ठीक। उसके बाद देखिए साक्षरता अगर मैं बात करता हूँ, हालांकि साक्षरता तो मैं ये सोचता हूँ कि 13 जनपदों की साक्षरता याद करना बहुत बड़ी बात है, बहुत ही मुश्किल काम है, याद नहीं हो पाता है। क्योंकि देखिए 13 जनपद हैं, उनके साक्षरता दर याद करो, फिर उनमें महिलाओं की, पुरुषों की, तो काफ़ी मुश्किल काम है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत कम बनता है एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूरे जो संपूर्ण उत्तराखंड है उसी की साक्षरता पूछी जाती है। हालांकि बस आपके नॉलेज के लिए मैंने यहाँ पर रख दिया है। तो 75.81% उत्तरकाशी की साक्षरता दर है। पुरुष 88.79% और महिला 62.35%। लिंगानुपात 958 है यहाँ का, और दशक की वृद्धि दर कितनी है, 11.89%। चलिए ठीक है।
फिर देखिए उत्तरकाशी के नामों के बारे में हम लोग बात करते हैं। वैसे 1960 में जो हमारा उत्तरकाशी जिला अस्तित्व में आया था, टिहरी जिले को काटकर। किसको? टिहरी जिले को काटकर उत्तरकाशी जिला कब बनाया जाता है? 1960 में। देखिए ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पहले उत्तराखंड के भूगोल में, बहुत ही अच्छे से मैंने आपको ये सब कुछ कवर करवा रखा है। जो उत्तराखंड के जनपद है ना, एक एक करके मैंने आपको वहाँ से समझा रखे हैं कैसे कैसे किस किस जनपद की स्थापना हुई है। चलिए फिर से आपका रिवाइज हो जाएगा, नोट करवा दूंगा। देखिए उत्तरकाशी का प्राचीन नाम, उत्तरकाशी का प्राचीन नाम क्या है? बाड़ाहाट। ये देखिए एक एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ था कि उत्तरकाशी जिले का ऐतिहासिक नाम क्या है? तो बाड़ाहाट। ये क्वेश्चन बन चुका है इसी तरीके से, उत्तरकाशी जिले का ऐतिहासिक नाम क्या है? बाड़ाहाट। और देखिए पुराणों में उत्तरकाशी को क्या कहा गया है? तो सौम्य काशी कहा गया है। नोट कर लेंगे कि पुराणों में उत्तरकाशी को क्या कहा गया है? सौम्य काशी। और अगर आपसे पूछता है कि प्राचीन नाम या फिर ऐतिहासिक नाम, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? बाड़ाहाट। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए सामंती व्यवस्था तक इस क्षेत्र को कहा जाता था। किस क्षेत्र को? उत्तरकाशी क्षेत्र को। कब तक? सामंती व्यवस्था तक। तो क्या कहा जाता था? सौंगढ़। सौंगढ़। चलिए ठीक है। स्कंद पुराण में क्या कहा गया है? कलयुग का काशी कहा गया है। बहुत दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। स्कंद पुराण में उत्तरकाशी को क्या कहा गया है? कलयुग का काशी। उसके बाद देखिए उत्तर का काशी भी इसे कहा गया है। किसको? उत्तर काशी को। उत्तर काशी को क्या कहा गया है? उत्तर का काशी। देखिए एक जगह है भिवांडेश्वर, ये भी आप लोग इसमें भी थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, तो आपका डाउट क्लियर करवा देता हूं मैं। जो भिवांडेश्वर है अल्मोड़ा में, अल्मोड़ा में है ये स्थल, इसको भी उत्तर का काशी कहा गया है। तो ये दो क्षेत्र आते हैं उत्तराखंड में, आपको किताबों में देखने को मिलते हैं, जहां उत्तर का काशी इन दोनों ही क्षेत्र को कहा गया है। तो एग्जाम में देखिए आपको ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर चलना पड़ेगा। तो देखिए उत्तर का काशी, उत्तर काशी को, उत्तर का काशी उत्तर काशी को भी कहा गया है, और उत्तर का काशी भिवांडेश्वर को भी कहा गया है। तो ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है। प्राचीन नाम, जिसको ऐतिहासिक नाम या प्राचीन नाम पूछेगा बाड़ाहाट, और आपसे अगर पुराणों में अगर उत्तरकाशी का नाम पूछेगा तो सौम्यकाशी, अगर सामंती व्यवस्था तक पूछेगा तो सौंगढ़, स्कंद पुराण में पूछेगा तो कलयुग का काशी, और उत्तर का काशी तो मैंने आपको बता ही दिया है। चलिए ठीक, बढ़ते हैं आगे। उसके बाद देखिए प्रमुख नगर व दर्शनीय स्थल, उत्तरकाशी के प्रमुख नगर व दर्शनीय स्थल। देखिए ये जो नगर और दर्शनीय स्थल हैं, ये आपके सेकंड पार्ट में भी कुछ आएंगे, कुछ हम लोग यहाँ पर कवर कर लेते हैं, क्योंकि एक ही वीडियो में थोड़ा सा होता है ना, कुछ चीज़ें हमारी छूट जाती हैं, एकदम से क्लिक नहीं हो पाती दिमाग में, तो कुछ चीज़ें हमारी सेकंड पार्ट में आएंगी, कुछ चीज़ें हम लोग पहले पार्ट में पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले है बड़कोट। बड़कोट कहाँ है? उत्तरकाशी में। और बड़कोट का प्राचीन नाम क्या रहा था? राजगढ़ी। बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन बनते हैं ऐसे। बड़कोट का प्राचीन नाम क्या रहा था? राजगढ़ी। चलिए ठीक है। उसके बाद ओसला, जानकी चट्टी और हनुमान चट्टी, ये देखिए पर्यटन स्थल भी हैं ये हैं पर्यटन स्थल भी हैं। तो ओसला, जानकी चट्टी, हनुमान चट्टी कहाँ है? उत्तरकाशी में। उसके बाद पुरोला, पुरोला कहाँ है? उत्तरकाशी में। हर की दून का प्रवेश द्वार भी इसे कहा जाता है। किसको? पुरोला को हर की दून का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। उसके बाद देखिए पुरोला के निकट माउतड़ गांव, एक गांव है कहाँ पर? पुरोला के निकट, जिसे पर्यटकों का गांव कहा जाता है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन देखिए वर्तमान की परीक्षाओं में काफ़ी पूछे जा रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आपको ध्यान में रखने हैं कि पर्यटकों का गांव किस गांव को कहा जाता है? तो यह माउतड़ गांव कहाँ है? पुरोला के निकट, उत्तरकाशी। उसके बाद देखिए अगला आता है हरसिल। हरसिल जैसे कि बहुत प्रसिद्ध क्षेत्र है उत्तरकाशी का, सेबों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। देखिए एक बात आपको यह ध्यान रखनी है, जिसमें मैं आपको, देखिए मैंने आपसे कहा ना, आधा जो आपका ये चीज़ें हैं ना, आधी चीज़ें मैं आपको पहले ही करवा चुका हूँ। ब्रिटिश काल में जब मैं आपको पढ़ा रहा था, ब्रिटिश काल की जब मैं आपको बागवानी पढ़ा रहा था, पता नहीं आपने पढ़ी होगी कि नहीं पढ़ी होगी, जहाँ तक है मुझे तो लगता है नहीं पढ़ी होगी, क्योंकि आप लोगों का ध्यान बहुत कम रहता है ऐसी वीडियोज़ में। उत्तराखंड का जो बागवानी वाला चैप्टर था, वहाँ मैंने आपको सेब की खेती के बारे में पढ़ाया था। तो सेब की खेती के बारे में मैंने आपको मतलब हर्सिल भी पढ़ाया था। तो सब कुछ मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। जो चीज़ें मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ वो दोबारा कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि आपकी गलती है, आपने वो चीज़ें पहले नहीं पढ़ी हैं। तो जो चीज़ मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ वो दोबारा मैं आपको जिला सीरीज में नहीं पढ़ाऊंगा, ये मैं आपसे दोबारा कह रहा हूँ। तो देखिए जो हमारा हर्सिल रहेगा सेबों के लिए प्रसिद्ध रहेगा। 1925 में हर्सिल में सेब का पहला बागान कब लगाया गया? 1925 में। नोट कर लेंगे, हर्सिल में सेब का पहला बागान कब लगाया गया? 1925 में। हर्सिल में सेब का बागान लगाने का श्रेय किसे जाता है? फ्रेडरिक विल्सन को, ये भी नोट कर लेंगे। फिर देखिए हर्सिल हल्के छिलके की राजमा दाल उत्पादन हेतु बहुत प्रसिद्ध है। बहुत महत्वपूर्ण है कि हल्के छिलके की राजमा दाल के उत्पादन हेतु उत्तराखंड का कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? हर्सिल। उत्तराखंड में हल्के छिलके की राजमा दाल के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? हर्सिल। हर्सिल कहाँ है? उत्तरकाशी में। उसके बाद देखिए हर की दून कहाँ है? यह रवाई क्षेत्र में स्थित है। चलिए ठीक है, रवाई क्षेत्र कहाँ है?
रवाई क्षेत्र भी सब कुछ आपको पढ़ा चुका हूँ। देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो कि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, तो दोबारा मैं ये चीज़ें आपको नहीं पढ़ाने वाला हूँ। चलिए ठीक है। फिर देखिए यह फतेह पर्वत की गोद पर बसा हुआ है क्या? जो अपना जो हरसिल है, ये जो हमारा हर की दून है, यह फतेह पर्वत की गोद पर बसा हुआ है। उसके बाद देखिए हर की दून में सुपिन नदी बहती है। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों कभी कभी बन जाते हैं कि हर की दून में कौन सी नदी बहती है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? हर की दून में सुपिन नदी बहती है। देखिए दो नदियां होती हैं, एक आती है आपकी सुपिन, एक आती है रूपिन। ये दो नदियां हैं। ये जो उत्तरकाशी में एक जगह है, उस जगह का नाम है नेटवाड़। ये भी आपको बता चुका हूँ पहले ही। ये है नेटवाड़ नामक स्थल है। तो जो रूपिन और सुपिन नदी का जो संगम होता है वो नेटवाड़ नामक स्थल पर ही होता है। और नेटवाड़ नामक स्थल कहाँ है? ये है उत्तरकाशी में। जब सुपिन और रूपिन नदियां मिल जाती हैं, नदियों के मिलने के बाद इसको टॉन्स के नाम से जाना जाता है। तो नेटवाड़ बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। नेटवाड़ आपको नोट कर लेना है। सुपिन और रूपिन नदियों का संगम कहाँ होता है? नेटवाड़ नामक स्थल पर। कहाँ पर? उत्तरकाशी में। देखिए नदियों वाला चैप्टर आपका रह गया है। नदियां भी, नदियों का आपका एक चैप्टर मैं बहुत जल्दी आपको दूंगा, जिसमें हम लोग उत्तराखंड की नदियां कवर करेंगे। चलिए ठीक। फिर देखिए जो हर की दून हमारा क्षेत्र है, इस क्षेत्र के इष्ट देवता कौन से हैं? इस क्षेत्र के इष्ट देवता हैं शमसु। देखिए शमसु जो है ना, शमसु की पूजा जो की जाती है वो दुर्योधन के रूप में की जाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में जो शमसु देवता की जो पूजा की जा रही है, ये दुर्योधन के रूप में की जा रही है। और हर की दून वाला जो क्षेत्र रहेगा, उस क्षेत्र के इष्ट देवता हो जाएंगे शमसु देवता। और शमसु देवता की जो पूजा की जाती है वो की जाती है वो की जाती है किसके रूप में? दुर्योधन के रूप में। अब देखिए यहाँ से कुछ चीजें आपको नोट कर लेनी है। जो हमारा हर्षिल है, इसको मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। किसको? हर्षिल को मिनी स्विट्जरलैंड भी आपको किसी किसी किताब में देखने को मिलता है। ये ऐसा लिखा हुआ है कि हर्षिल को मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। वैसे भारत का स्विट्जरलैंड तो कौसानी बागेश्वर को कहा जाता है, और हर्षिल को उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे। फिर देखिए गुप्त गंगा, हरिगंगा, नील गंगा, नील गंगा का भागीरथी में संगम कहाँ पर होता है? तो ये होता है हरसिल में। बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों क्वेश्चन है। हरसिल जो क्षेत्र रहेगा, प्रसिद्ध क्षेत्र है हर चीज, जो बागवानी के लिए, सेब के उत्पादन के लिए। तो यहाँ पर से आपसे संगम पूछ सकता है। तो गुप्त गंगा, हरिगंगा, नील गंगा का भागीरथी में संगम कहाँ पर होता है? तो ये होता है हरसिल में। चलिए ठीक है। फिर देखिए लंका नामक स्थल कहाँ है? लंका नामक स्थल कहाँ है? उत्तरकाशी में। यहाँ पर भागीरथी व जाह्नवी, जाह्नवी या जाड़ गंगा, देखिए जाह्नवी या जाड़ गंगा एक ही नदी का नाम है। कहीं कहीं आपको जाह्नवी मिलता है, कहीं कहीं आपको जाड़ गंगा मिलता है। तो देखिए भागीरथी व जाड़ गंगा नदी के संगम पर कौन सा स्थल हो जाएगा? तो ये हो जाएगा लंका नामक स्थल। एक आता है पंटागढ़ नामक स्थल। तो पंटागढ़ नामक स्थल कहाँ हो जाएगा? ये उत्तरकाशी में हो जाएगा। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए जो पंडागढ़ नामक जो हमारा स्थल है, ये भागीरथी नदी के तट पर स्थित है और गौ हत्या पाप की मुक्ति हेतु ये प्रसिद्ध तीर्थ है। किसकी? गौ हत्या पाप से मुक्ति हेतु यह प्रसिद्ध तीर्थ है। कौन सा? पंटागढ़। चलिए ठीक। फिर देखिए भैरव झाप नामक स्थल कहाँ है? उत्तरकाशी में। कहीं कहीं इसको भैरव घाटी भी लिखा हुआ है, तो भैरव घाटी हो, भैरव झाप नामक स्थल हो, ये कहाँ है? उत्तरकाशी में। अगला देखिए हमारा आता है गंगोत्री मंदिर। गंगोत्री मंदिर, जैसे हमारे चार धाम है ना, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ। तो इन चार धामों में से दो धाम, जैसे कि गंगोत्री और यमुनोत्री, दो धाम हमारे उत्तरकाशी जनपद में पड़ते हैं। तो हम इनको डिटेल से पढ़ लेते हैं, बहुत अच्छे से हम इनको कवर कर लेते हैं। चलिए ठीक है। उत्तरकाशी में गंगोत्री हमारे जो चार धाम है वो स्थित है, तो इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। पर्वत नहीं है गंगोत्री, ये गंगोत्री चार धाम की बात कर रहा हूँ मैं, गंगोत्री मंदिर की बात कर रहा हूँ। 3,000 गंगोत्री जो तो हमारा धाम है ना, गंगोत्री धाम, मैं उसकी बात कर रहा हूँ ये। तो गंगोत्री धाम जो हो जाएगा उत्तरकाशी में है और 3,048 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अगर मैं बात करता हूँ चारों धामों में से सबसे कम ऊंचाई पर कौन सा धाम है, तो वो है गंगोत्री धाम। नोट करते जाएंगे, चारों धामों में से सबसे कम ऊंचाई पर कौन सा धाम है, तो यह है गंगोत्री। सबसे अधिक ऊंचाई पर कौन सा धाम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा केदारनाथ। कौन सा? केदारनाथ सबसे अधिक ऊंचाई पर है, तो ये आपको नोट करना है। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए निर्माण किसने करवाया था गंगोत्री मंदिर का? गंगोत्री मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी में गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा ने किया था। 1807 में किया था। वैसे डेट कुछ मतलब ऐसा लगता है कि जैसे डेट अलग अलग किताबों की अलग अलग डेट्स हैं, लेकिन एक किताब में मुझे डेट मिली थी 1807। हालांकि 18वीं शताब्दी के हिसाब से मैच नहीं करती है, लेकिन मुझे एक किताब में ये डेट मिली थी 1807 की, तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं 1807। गंगोत्री मंदिर का पुनरुद्धार किसने किया था? तो जयपुर के राजा माधो सिंह ने किया था। कब किया था? 1935 में। बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, डेट आपको नोट कर लेनी है।
जयपुर के राजा माधो सिंह ने 1935 में गंगोत्री मंदिर का पुनरुद्धार किया था। गंगोत्री मंदिर के कपाट कब खुलते हैं? ये खुलते हैं अप्रैल में, खुलते हैं अक्षय तृतीया को। ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार बन भी चुका है कि गंगोत्री मंदिर के कपाट कब खुलते हैं? अप्रैल में खुलते हैं हर वर्ष, अक्षय तृतीया को। और बंद कब होते हैं? दीपावली को। ये दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में बन चुके हैं। चलिए ठीक। उसके बाद देखिए शीतकालीन पूजा, जैसे कि जो गंगोत्री क्षेत्र है, यमुनोत्री क्षेत्र है, ये हिमालयी क्षेत्रों में स्थित हैं। तो शीतकाल में क्या होता है? काफ़ी बर्फ़ पड़ जाती है। बर्फ़ पड़ जाने के कारण वहाँ पर क्या होता है? मनुष्य का रहना पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसीलिए शीतकालीन पूजा होती है मुखवा ग्राम में। मुखवा ग्राम कहाँ पर है? उत्तरकाशी में ही है। मुखवा ग्राम के मार्कंडेय मंदिर में जो हमारा गंगोत्री मंदिर है, इसकी शीतकालीन पूजा की जाती है। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में आ भी चुका है कि गंगोत्री धाम की शीतकालीन पूजा कहाँ की जाती है? तो मुखवा गांव में की जाती है। मुखवा गांव के मार्कंडेय मंदिर में की जाती है। जिस समय देखिए अक्षय तृतीया में यहाँ पर जिस समय गंगोत्री मंदिर के कपाट खुलते हैं, इस समय गंगा दशहरा पर्व भी मनाया जाता है। कभी कभी गंगा दशहरा के नाम से भी एग्जाम आ जाता है कि इनमें से बताइए किस पर्व के मौके पर गंगोत्री मंदिर के धाम खुलते हैं? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? गंगा दशहरा। अगर गंगा दशहरा नहीं है तो आपको अक्षय तृतीया यहाँ पर ऑप्शन में देखने को मिलेगा। तो दोनों ही ऑप्शन आपको याद करने हैं, गंगा दशहरा और अक्षय तृतीया। तो शीतकालीन पूजा स्थल कहाँ हो जाएगा? मुखवा ग्राम के मार्कंडेय मंदिर में। चलिए ठीक, बढ़ते हैं आगे। देखिए आगे बढ़ने से पहले हर्षल के बारे में मैं आपको एक बात और बता दूं। जो पिक्चर है राम तेली गंगा मैली, एक पिक्चर है राम तेली गंगा मैली, इस फिल्म की शूटिंग भी यहाँ पर हुई है। किसकी? राम तेली गंगा मैली जो मूवी है, उसकी शूटिंग भी हर्षिल वाले क्षेत्र पर हुई है। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए गंगोत्री मंदिर की शैली कैसी है? तो यह है कत्यूरी शैली। गंगोत्री के निकट दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं? गौरीकुंड, सूर्यकुंड और भैरवजाप इसके निकट के दर्शनीय स्थल हैं। पंतगना, गंगोत्री में ही जल में एक डूबा हुआ शिवलिंग भी है। कहाँ पर? गंगोत्री। देखिए गौरीकुंड, सूर्यकुंड, भैरवझाप और पंतगना ये कहाँ पर है? गंगोत्री के दर्शनीय स्थल हैं। और गंगोत्री में ही जल में एक डूबा हुआ शिवलिंग भी है। ये देखिए गंगोत्री के दर्शनीय स्थल हो जाएंगे। ये देखिए ये क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है कि जल में डूबा हुआ शिवलिंग इनमें से किस जगह पर है? गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। तो चारों धामों के आपके सामने नाम होंगे। चारों धामों के आपसे पूछा जाएगा चारों धामों में से किस धाम में जल में डूबा हुआ एक शिवलिंग भी है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? गंगोत्री में। चलिए ठीक। उसके बाद देखिए गंगोत्री में संगम होता है भागीरथी व केदार गंगा नदी का। संगम दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है संगम। तो भागीरथी व केदार गंगा नदियों का संगम कहाँ पर होता है? गंगोत्री में। और देखिए गंगोत्री में ही भागीरथी शिला भी है। ये भी महत्वपूर्ण है कि भागीरथी शिला कहाँ पर, भागीरथ शिला कहाँ पर है? ये गंगोत्री में ही है। फिर देखिए गंगोत्री में भागीरथी का एक मंदिर भी है। तो क्वेश्चन बना अगर भागीरथी मंदिर कहाँ है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? गंगोत्री, उत्तरकाशी में। फिर देखिए गौमुख, गंगोत्री से 18 किलोमीटर दूर भागीरथी नदी का उद्गम। देखिए अगर आपसे देखिए ये तो बहुत प्रचलित स्थल है, इसके बारे में हर किसी को जानकारी होगी कि गौमुख कहाँ है, उत्तरकाशी में है और भागीरथी नदी का उद्गम यहीं से होता है। तो ये कहाँ है? उत्तरकाशी में हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला आता है यमुनोत्री धाम। मैंने आपको बताया ना 4 धामों में से 2 धाम उत्तरकाशी जनपद में स्थित हैं। तो गंगोत्री हम लोग पढ़ चुके हैं और यमुनोत्री के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए उत्तरकाशी में यमुनोत्री धाम कहाँ है? उत्तरकाशी में 8185 मीटर यह ऊंचा है रहेगा। जो यमुनोत्री हमारा धाम रहेगा वो 3185 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अब देखिए यहाँ पर से कुछ डाउट्स हैं निर्माण को लेके कुछ डाउट्स हैं, उनको हम लोग यहाँ पर क्लियर करते हैं। एक पेन ले लेंगे अपने हाथ में, कॉपी ले लेंगे जिसमें आप लोग नोट्स बना रहे हैं और लिखेंगे। देखिए अगर हम परीक्षा मांडी उठाते हैं तो वहाँ पर ये लिखा हुआ है यमुनोत्री मंदिर का जो निर्माण किया प्रताप शाह ने 1919 में किया। लेकिन आप लोग एक बात बताइए, मैं आपको टिहरी राजवंश से पढ़ा चुका हूँ, वहाँ पर मैं आपको प्रताप शाह भी मैंने आपको पढ़ाया था। तो प्रताप शाह का जो हमने काल देखा था, प्रताप शाह का जो शासनकाल हमने देखा था 1871 से लेकर 1886 देखा था। तो इस काल में तो प्रताप शाह हम लोग देखते हैं फिट बैठता ही नहीं है। 1919 आ रहा है, 1919 में तो नरेंद्र शाह था। तो देखिए 1919 की जो डेट है वो किसी भी हिसाब से सही नहीं बैठती है, ये आपको समझना है। अब देखिए यहाँ पर से कुछ बातें क्या हैं, देखिए जैसे कि किसी किसी किताब में ये मिलता है, जैसे घनश्याम जोशी जी की किताब है, अन्य कुछ किताबें हैं, वहाँ पर हमको ये देखने को मिलता है जो यमुनोत्री मंदिर है, यमुनोत्री मंदिर का जो निर्माण करवाया था या फिर जो यमुनोत्री मंदिर की आधारशिला रखी थी, सर्वप्रथम रखी थी सुदर्शन शाह ने। देखिए इस समय परीक्षा वाणी का भी डाटा एकदम क्लियर नहीं मान रहा है, अलग अलग किताबों का डाटा उठा ले रहा है।
तो देखिए इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे कि जो हमारा यमुनोत्री मंदिर है, उस यमुनोत्री मंदिर को सर्वप्रथम लकड़ी के द्वारा, मतलब लकड़ी से बनाया था किसने? सुदर्शन शाह ने 1850 में। ये हमको कई किताबों में मैंने कई किताबों में दोस्तों ये डेट देख ली है। तो ये डेट कहीं ना कहीं किसी ना किसी हद तक सही हो सकती है एग्जाम के लिए। देखिए 1850 में सर्वप्रथम सुदर्शन शाह ने लकड़ी का एक मंदिर बनाया यमुनोत्री में, सर्वप्रथम। उसके बाद देखिए भवानी शाह ने 1862 में वहां पर एक काले पत्थर की मूर्ति स्थापित की थी। कब? 1862 में भवानी शाह ने वहां पर क्या किया था? एक काले पत्थर की मूर्ति वहां पर स्थापित की थी। तो फिर प्रताप शाह का क्या होगा? अब भाई प्रताप शाह अगर दे रखा है तो इसने भी तो कुछ किया होगा ना। तो प्रताप शाह का क्या होगा? अगर क्वेश्चन ये बनता है वर्तमान जो यमुनोत्री का स्वरूप है वो स्वरूप किसने दिया था? प्रताप शाह ने। या फिर यमुनोत्री, या फिर जो यमुनोत्री जो मंदिर है उसका नवनिर्माण किसने किया था? प्रताप शाह ने। या यमुनोत्री मंदिर को वर्तमान स्वरूप किसने दिया? प्रताप शाह ने। देखिए ये मैं संभावनाएं आपको बता रहा हूँ, जरूरी नहीं है ऐसा एग्जाम में आएगा। संभावनाएं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि उत्तराखंड में 4 5 6 किताबें हैं, वहाँ अलग अलग बातें लिखी गई हैं। तो ये प्रताप शाह वाला जो हमारा डाउट है, ये डाउट मैंने आपको क्लियर करवा दिया है। सुदर्शन शाह ने सर्वप्रथम 1850 में लकड़ी का मंदिर वहां पर बनाया था। कब बनाया था? 1850 में, मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है। उसके बाद 1862 में कुछ निर्माण वहां पर भवानी शाह ने करवाया था। वर्तमान स्वरूप और जो नया स्वरूप जिसको हम लोग आज देखते हैं, वो एक नए सिरे से जो उसकी शुरुआत करवाई थी यमुनोत्री धाम की, यमुनोत्री मंदिर की, वो करवाई थी प्रताप शाह ने। तो ये यहाँ पर डाउट्स थे जो मैंने आपको क्लियर करवा दिए हैं, क्योंकि प्रताप शाह का कार्यकाल यहाँ पर बिल्कुल भी फिट नहीं बैठता है। अगर 1919 आयोग कहता है तो आप लोग सीना ठोक के बिल्कुल कहना बिल्कुल गलत है। प्रताप शाह का कार्यकाल कब से कब तक रहेगा? 1871 से 86 तक। चलिए ठीक है, प्रताप शाह आप लोग समझ गए होंगे। वर्तमान स्वरूप जो देगा प्रताप साहब, शुरुआत कौन करेगा? सुदर्शन शाह 1850 में। पुनर्निर्माण किसने किया था? ये बिल्कुल सही है, जयपुर की महारानी गुलेरिया ने इसका पुनर्निर्माण किया था। ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कपाट कब खुलते हैं? ग्रीष्म काल में बैसाख शुक्ल की तृतीया को इसके कपाट खुलते हैं। बंद कब होते हैं? नवंबर में, वही जब शीतकालीन शुरू हो जब हमारी शरद ऋतु शुरू हो जाती है तभी इसके कपाट बंद हो जाते हैं। शीतकालीन पूजा कहाँ होती है? खरसाली ग्राम में होती है। ये दोस्तों जो शीतकालीन पूजा रहेगी ना, ये चारों धाम हो गई, चारों धामों की शीतकालीन पूजा आपको याद रखनी होगी, ये बहुत आता है एग्जाम में। तो यमुनोत्री धाम जो रहेगा उसकी शीतकालीन पूजा कहाँ होती है? खरसाली ग्राम में, सोमेश्वर देवालय में। चलिए ठीक है। उसके बाद खरसाली ग्राम के पंडित ही यमुनोत्री में पूजा अर्चना का कार्य करते हैं। चलिए ठीक, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए सोमेश्वर देवालय कहाँ है? सोमेश्वर देवालय कहाँ हो जाएगा? खरसाली ग्राम में। शास्त्रों के अनुसार 4 धाम यात्रा यमुनोत्री से आरंभ होकर गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने के पश्चात ही समाप्त होती है। देखिए ये राजेंद्र बलोदी जी का डाटा है, राजेंद्र बलोदी जी का। और राजेंद्र बलोदी जी की किताब से भी काफी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो ये आपसे पूछ सकता है कि शास्त्रों के अनुसार 4 धाम यात्राओं में सर्वप्रथम यात्रा कहाँ की जाती है? तो यमुनोत्री की सर्वप्रथम की जाती है, फिर गंगोत्री की, फिर केदारनाथ की, फिर बद्रीनाथ की, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। तो शास्त्रों के अकॉर्डिंग भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। अब देखिए यमुनोत्री के कुछ दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं? यमुना देवी मंदिर, इसका निर्माण जयपुर की महारानी गुलेरिया ने करवाया था। किसका? यमुना देवी मंदिर का निर्माण। सूर्य कुंड कहाँ है? ये गर्म कुंड है, ये कहाँ है? यमुनोत्री में। और दिव्यशिला और सप्तऋषि कुंड कहाँ है? ये भी यमुनोत्री में है। सूर्य कुंड जो रहेगा यमुनोत्री का, ये गर्म कुंड रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि कुंड मैं आपको करवाऊंगा अगली वाली वीडियो में, जो उत्तरकाशी में जो कुंड है वो सब कुछ करवाऊंगा। दिव्यशिला कहाँ हो जाएगा? दिव्यशिला देखिए हरिद्वार में भी है, और एक कहाँ? यमुनोत्री में भी है। सप्तऋषि कुंड कहाँ हो जाएगा? यमुनोत्री उत्तरकाशी में। अब देखिए यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बंदरपूछ यमुनोत्री से होता है। और बंदरपूछ 3 शिखरों श्रीकंठ, बंदरपूछ और यमुनोत्री कांठा, ये भी क्वेश्चन दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है कि बंदरपूछ किन 3 शिखरों से बना हुआ है? तो श्रीकंठ, बंदरपूछ और यमुनोत्री कांठा का सामूहिक नाम है, जिसे प्राचीन काल में कालिंदी पर्वत कहा जाता था। और यमुना का अन्य नाम क्या है? कालिंदी। ये दोस्तों कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है कि किस नदी का नाम कालिंदी भी है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? यमुना नदी का नाम। देखिए नदियाँ मैं आपको जब पढ़ाऊंगा ना, तो ये सब चीज़ें मैं आपको वहाँ डिटेल से पढ़ाऊंगा, थोड़ी थोड़ी जानकारी यहाँ पर से लेते रहिए। फिर देखिए पौराणिक दृष्टि से कालिंदी यानी कि यमुना को सूर्यपुत्री, शनि व यम की बहन तथा कृष्ण की एक पटरानी भी कहा जाता है। तो ये छोटे छोटे हमारे टॉपिक हैं, इनको आपको कवर करते हुए चलना है, बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे आने वाले एग्जाम के लिए। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए गंगानी या गर्म पानी ये नामक स्थल कहाँ हो जाएगा? उत्तरकाशी में। मंदरी नामक स्थल कहाँ हो जाएगा? उत्तरकाशी में। मंदरी भाली परियोजनाएं भी हमारे उत्तरकाशी में, जो ये महत्वपूर्ण जल विद्युत परियोजनाएं आएंगी, इसको हम लोग अगले वाले पार्ट में कवर करेंगे। तो मंदरी नामक स्थल कहाँ हो जाएगा? ये भी उत्तरकाशी में हो जाएगा।
मनेरी में भागीरथी नदी में मनेरी भाले जल विद्युत परियोजना है। ये आपको बहुत सारी परियोजना है उत्तरकाशी में, ये मैं आपको करवाऊंगा अगले वाले पार्ट में हमारे। उसके बाद देखिए उत्तरकाशी में स्थित मंदिर, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि जो उत्तराखंड के जो मंदिर हैं वो कवर करवा दीजिए। देखिए उत्तरकाशी के जैसे जैसे हमारे जिले आते जाएंगे, हर जिले के मंदिर हम लोग कवर करवाते हुए चलेंगे। तो उत्तरकाशी जिला सीरीज से हमारा बहुत सारे जो हमारी चीज़ें हैं, हमारे बहुत सारी चीज़ें यहाँ से कवर हो जाएंगी। चलिए मंदिर की हम लोग बात करते हैं। तो देखिए विश्वेश्वर या विश्वनाथ मंदिर कहाँ है? उत्तरकाशी में। देखिए इसको परशुराम के द्वारा स्थापित माना जाता है। और देखिए कहीं कहीं पर देखिए हमको कुछ और भी बातें हमको देखने को मिलती हैं, जैसे कि विश्वनाथ मंदिर में त्रिशूल लेख मिला है जिसमें नागवंश का विवरण अंकित है। त्रिशूल लेख के अनुसार विश्वनाथ मंदिर नागवंशी राजा गणेश्वर द्वारा बनाया गया है। तो कहीं कहीं हमको गणेश्वर का भी नाम मिलता है। एग्जाम में आपके गणेश्वर आपको मिल गया, और आपको मान लिया कि परशुराम मिलता है तो परशुराम टिक करिए, गणेश्वर मिलता है तो गणेश्वर टिक करिए, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों नाम एक साथ नहीं आएंगे, अगर दोनों नाम एक साथ आते हैं तो आपत्ति लग जाएगी। तो इस प्रकार से हम चलिए हमने क्या पढ़ा कि परशुराम जो हमारा विश्वेश्वर मंदिर है या विश्वनाथ मंदिर है, ये परशुराम द्वारा स्थापित माना जाता है। इस मंदिर से संबंधित जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा वो ये रहेगा, इस मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? तो देखिए 1857 में सुदर्शन शाह की पत्नी खनेती ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। देखिए अगर ऑप्शन में आपको खनेती मिलता है तो आप लोग खनेती की तरफ जाइए, खनेती नहीं मिलता है तो उस कंडीशन में आप लोग सुदर्शन शाह की तरफ जाइए, क्योंकि राजा तो उसमें सुदर्शन शाह ही रहेगा ना, कार्यकाल तो सुदर्शन शाह का ही है। तो अगर आपको खनेती मिलता है तो आप लोग खनेती की तरफ जाइए। लेकिन जो इसका वास्तविक रूप से जो इसका जीर्णोद्धार करवाया था वो खनेती नहीं करवाया था, जो कि सुदर्शन शाह की महारानी थी, पत्नी थी। जैसे कि हम लोग भवानी शाह वाली वीडियो पढ़ते हैं तो हमने वहाँ देखा जो खंडिती देवी होती है भवानी शाह को राजा नहीं बनने देती है, एक अन्य राजकुमार होता है उसको गद्दी पर बैठा देती है षड्यंत्रों को रच के। तो खंडिती देवी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं भवानी शाह वाली वीडियो में। तो ये आपको याद रखना है 1857 में, बहुत डेट महत्वपूर्ण है, विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ था। इसकी शैली कौन सी रहेगी? जो विश्वनाथ मंदिर रहेगा इसकी शैली रहेगी कत्यूरी शैली। विश्वनाथ मंदिर से त्रिशूल लेख मिला है जिसमें नागवंश का विवरण अंकित है। त्रिशूल लेख के अनुसार विश्वनाथ मंदिर नागवंशी राजा गणेश्वर द्वारा बनाया गया है। चलिए ठीक। जयपुर मंदिर कहाँ है? देखिए जयपुर मंदिर भी कहाँ है? उत्तरकाशी में। इस मंदिर के कर्मचारियों को राजस्थान सरकार द्वारा वेतन दिया जाता है। देखिए कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस मंदिर के कर्मचारियों को राजस्थान सरकार के द्वारा वेतन दिया जाता है? जयपुर मंदिर। चलिए ठीक है बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए शक्ति मंदिर या शक्ति स्तंभ मंदिर, ये कहाँ है? जो भी हमने पढ़ा ना विश्वनाथ मंदिर, विश्वनाथ मंदिर का ठीक सामने मतलब उसके बगल में ही, उसी के पास में ही एक शक्ति मंदिर या शक्ति स्तंभ मंदिर स्थित है। देखिए यहाँ पर 6.25 मीटर ऊंचा एक त्रिशूल मिला है। बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस मंदिर से 6.25 मीटर ऊंचा एक त्रिशूल मिला है? तो ये मिला है कहाँ पर से? शक्ति मंदिर से। शक्ति मंदिर कहाँ हो जाएगा? या शक्ति स्तंभ मंदिर उत्तरकाशी में। इस त्रिशूल में एक लेख लिखा हुआ है जो कि ब्राह्मी व शंख लिपि में है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। शक्ति मंदिर या शक्ति स्तंभ मंदिर से जो त्रिशूल लेख लिखा, जो त्रिशूल लेख मिला है वो किस लिपि में है? तो ब्राह्मी व शंख लिपि में है। बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। उसके बाद देखिए इस त्रिशूल में अशोक चंद्र द्वारा 1193 में केदार भूमि जीतने का उल्लेख किया गया है। कहीं कहीं ये डेट 1191 भी है। देखिए जहाँ तक 1191 भी ये डेट सही रहेगी, 1193 नहीं रहेगी, 1191 इसको कर लेंगे, 1191। तो देखिए इस त्रिशूल में अशोक चंद्र के द्वारा 1191 में केदार भूमि जीतने का उल्लेख किया गया है। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए मणिकर्णिका घाट कहाँ है? ये है तुम्हारा उत्तरकाशी में। एक है मणिकर्णिका कुंड, मणिकर्णिका कुंड कहाँ है? रुद्रप्रयाग में। और मणिकर्णिका घाट कहाँ है? नोट कर लेंगे, मणिकर्णिका घाट जो रहेगा उत्तरकाशी में और मणिकर्णिका कुंड कहाँ रहेगा? रुद्रप्रयाग में। तो मणिकर्णिका जो घाट है बहुत महत्वपूर्ण है, मुझे लगता है आने वाले एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पितृ परायण हेतु पिंडदान की इसमें मान्यता है, तो इसलिए महत्वपूर्ण है। चलिए ठीक है, पिंडदान के लिए ये घाट जाना जाता है। फिर देखिए केदार मंदिर, लक्षेश्वर मंदिर, परशुराम मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर, दत्तात्रेय जड़भरत मंदिर, क्या दत्तात्रेय मंदिर भी ऐसे कहीं कहीं लिखा हुआ है, कुटैटी देवी मंदिर, चौरंगी नाथ मंदिर, कल्प केदार मंदिर, कर्ण देवता का मंदिर, दुर्योधन मंदिर, रिंगाली देवी मंदिर, कचड़ू देवता का मंदिर, ये सारे मंदिर कहाँ हो जाएंगे? उत्तरकाशी में। उसके बाद देखिए मंजाली का सूर्य मंदिर कहाँ है? मंजाली का सूर्य मंदिर कहाँ है? उत्तरकाशी में। बहुत दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सूर्य मंदिरों के बारे में काफी पूछता है। तो मंजाली का सूर्य मंदिर कहाँ हो जाएगा? उत्तरकाशी में, कमल नदी के तट पर। अगर इसकी शैली की बात करें हम तो पुष्पक शैली में मंजाली का सूर्य मंदिर बना हुआ है। चलिए ठीक है बढ़ते हैं आगे।
फिर देखिए उत्तरकाशी के कुछ महत्वपूर्ण मंदिर और हैं। कंडार देवता का मंदिर, नागणी माता मंदिर, परशुराम मंदिर, गंगा गंगा मंदिर, क्षेत्रपाल भैरव मंदिर, महाकालेश्वर मंदिर, भद्रकाली मंदिर, रेणुका देवी मंदिर, वणुरेश्वर मंदिर, डुंडीराज मंदिर, कोटेश्वर महादेव मंदिर, चंदोमती माता मंदिर। तो ये सारे मंदिर कहाँ हो जाएंगे? उत्तरकाशी में। बहुत महत्वपूर्ण ये मंदिर हैं। हर एग्जाम में एक मंदिर कहीं ना कहीं किसी ना किसी जनपद से पूछा जाता है। फिर देखिए पौखू देवता मंदिर। पौखू देवता मंदिर कहाँ है? इन्हें न्याय का देवता भी कहा जाता है। देखिए वैसे तो न्याय के देवता में सबसे ऊपर जो नाम आता है गोलू देवता का ही आता है। अगर देखिए न्याय के देवता की अगर आपसे पूछी जाती है एग्जाम में तो गोलू देवता ही आपको सही करना है। अगर गोलू देवता अगर आपको देखने को नहीं मिलता है तो आप लोग पोखू देवता की तरफ जा सकते हैं। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए कुटेटी देवता का मंदिर, कुटेटी देवी का मंदिर उत्तर देवी हो गए। कुटेटी देवी का मंदिर उत्तरकाशी के ऐरावत पर्वत पर है। ऐरावत पर्वत वाली जो हमारी सीरीज चली थी वहां मैंने आपको पढ़ाया था। ऐरावत पर्वत कहाँ है? उत्तरकाशी में है। तो इसी ऐरावत पर्वत पर कुटेटी देवी का मंदिर है। उसके बाद देखिए एक आता है रिंगाली देवी का मंदिर। रिंगाली देवी मंदिर कहाँ है? उत्तरकाशी में जाड़ भोटिया समुदाय की आराध्य देवी है ये। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा ये आने वाले एग्जाम के लिए, इसलिए मैंने इसको अलग लिखा हुआ है। जाड़ भोटिया समुदाय की आराध्य देवी है ये। या ऐसे पूछ लेगा रिंगाली देवी मंदिर किस जनजाति समुदाय से संबंधित है? तो जाड़ भोटिया समुदाय से संबंधित रहेगा। चलिए ठीक। उसके बाद देखिए हम लोग देख लेते हैं उत्तरकाशी जिले के मेले व उत्सव। सबसे पहले है माघ मेला, जिसे कि बाड़ाहाट का थौल भी कहा जाता है। देखिए माघ मेला कहे या बाड़ाहाट का थौल आपसे पूछे बात एक ही रहेगी। तो 14 जनवरी से ये शुरू होता है और कहाँ लगता है? उत्तरकाशी में। माघ मेला जो सबसे प्रसिद्ध है उत्तरकाशी का ये है। बाड़ाहाट का थौल भी इसे कहा जाता है। उसके बाद देखिए एक आता है बिस्सू मेला। बिस्सू मेला देखिए दो प्रकार के हैं। एक बिस्सू मेला देहरादून में लगता है जौनसार वाले क्षेत्र पर, एक बिस्सू मेला उत्तरकाशी में लगता है, लेकिन उनमें समानताएं नहीं है, अलग अलग हैं। जो जो हमारा उत्तरकाशी का जो बिस्सू मेला रहेगा ना, वो धनुष बाणों के रोमांचकारी युद्ध के लिए प्रसिद्ध रहेगा। जो उत्तरकाशी का जो बिस्सू मेला रहेगा वो धनुष बाणों के रोमांचकारी युद्धों के लिए प्रसिद्ध रहेगा, जबकि जो देहरादून का जो बिस्सू मेला है उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। इस क्रीड़ा युद्ध को स्थानीय भाषा में ठोटा खेलना भी कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। बिस्सू मेले में धनुष बाणों का रोमांचकारी युद्ध होता है। इस क्रीड़ा युद्ध में इस क्रीड़ा युद्ध में स्थानीय भाषा में क्या, इस क्रीड़ा युद्ध को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? ठोटा खेलना। या ठोटा खेलना किस मेले से संबंधित है? बिस्सू मेले से संबंधित रहेगा। अनेक प्रकार से अलग अलग तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए ठीक है। और ठोटोरी किसे कहा जाएगा? जो जो हमारा ये बिस्सू मेले में जो क्रीड़ा युद्ध होगा ना, इस युद्ध में भाग लेने वालों को ठोटोरी कहा जाता है। उसके बाद देखिए कुछ मेले आते हैं। बैंठल मेला, कमलेश्वर महादेव मेला, महा मेला। तो देखिए महा मेला हो, बैंठल मेला हो, कमलेश्वर महादेव मेला हो, सब कहाँ लगते हैं? उत्तरकाशी में। चलिए ठीक, बढ़ते हैं आगे। उसके बाद देखिए मोरी मेला, हारदूत का मेला, पंचकोसी मेला, सेलकू मेला, अठोड़ मेला। अठोड़ मेला देखिए पशुपालन व्यवसाय से संबंधित रहेगा। जो अठोड़ मेला रहेगा यह पशुपालन व्यवसाय से संबंधित रहेगा। ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी। कंडक मेला, समेश्वर मेला, गेंदुआ मेला। देखिए गेंदुआ मेला जो है त्योहार रहेगा एक। ठर पूजा उत्सव, लोसर मेला जाट जनजाति का है। जाट जनजाति जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो वहां पर से मैंने आपको बताया था जो लोसर पर्व है वो किसका है? जाट जनजाति का है। तो लोसर मेला किसका हो जाएगा? जाट जनजाति का। बौखनाग मेला किसका हो जाएगा? जो बौखनाग मेला कहाँ लगेगा? ये भी लगेगा कहाँ पर? उत्तरकाशी में। खरसाली मेला उत्तरकाशी में। नागराज देवता मेला और समसू मेला, ये सारे के सारे मेले कहाँ लगेंगे? उत्तरकाशी में। देखिए हर एक चीज मैं आपको कवर करवा रहा हूँ, हर एक किताब से छांट छांट के सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ। उसके बाद देखिए एक आती है वानोड़ी पंचकोसी यात्रा। तो ये 15 किलोमीटर की एक यात्रा है, एक दिवसीय यात्रा रहेगी। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन दोस्तों, ये आपको किलोमीटर याद रखना है, ये बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। वाराणसी पंचकोसी यात्रा कितने किलोमीटर की है? 15 किलोमीटर की। और एक दिवसीय यानी कि एक दिन में ही ये दूरी तय कर ली जाती है। देखिए इसके साथ ही ना एक मंदिर और नोट करेंगे आप लोग, मुझे याद आ रहा है। मंदिर का नाम है कलिंगानाथ मंदिर। क्या? कलिंगनाथ मंदिर। कलिंगनाथ मंदिर ये कहाँ हो जाएगा? ये मंदिर हो जाएगा उत्तरकाशी जनपद में ही। इसको भी आप लोगों ने नोट कर लेना है। चलिए ठीक है, मैं नहीं चाहता कि कोई सा भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में छूटे। उसके बाद देखिए अंडूड या अंडूडी मेला, हालांकि ये करा चुका हूँ जब हम आपको बुग्याल पढ़ा रहा था, तो आपको याद होगा अगर आपने बुग्याल पढ़े हैं तो उत्तरकाशी जनपद में जब हमने पढ़ा था दयारा बुग्याल, तो वहां से ये मैं आपको करवा चुका हूँ। तो देखिए उत्तरकाशी के दयारा बुग्याल में एक मेला लगता है अंडूडी मेला। अब देखिए इसे माखन की होली भी कहा जाता है। जो ये मेला लगता है ना, इसमें माखन की होली होती है, तो इस मेले को ही माखन का मेला भी कहा जाता है। माखन की होली इस मेले में की जाती है। तो ये बहुत प्रसिद्ध मेला है और ये बहुत ही प्रसिद्ध और हम लोग कह सकते हैं एग्जाम की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो माखन की होली जो रहेगी
वो किस बुग्याल में खेली जाती है? दयारा बुग्याल में खेली जाती है। और अंडूड या अंडूडी मेला कहाँ लगता है? उत्तरकाशी के दयारा बुग्याल में। और जो अंडूडी मेला रहेगा ये माखन की होली से संबंधित है, श्री कृष्ण को संबंधित है, भगवान श्री कृष्ण को यह समर्पित मेला है। और देखिए माखन की होली को विश्व स्तर पर जो पहुंचाने का जो कार्य किया है वो किया है चंदन सिंह राणा ने। चंदन सिंह राणा ने। दोस्तों वीडियो पूरी देखा कीजिए, बीच में काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको नोट कराता रहता हूँ। हर चीज़ नहीं लिखी जा सकती है, कुछ चीज़ें आपको ऐसे बतानी पड़ती हैं। तो माखन की होली को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने में मुख्य भूमिका किसने निभाई है? चंदन सिंह राणा ने। देखिए वीडियो थोड़ी लंबी होगी 40-50 मिनट की, लेकिन पार्ट्स आपके कम हो जाएंगे, ये आप बहुत बड़ी बात है। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए उत्तरकाशी जनपद की स्थापना 1960 में होती है। टिहरी से अलग करके बनाया गया है। 1803 में भयंकर भूकंप में बाड़ाहाट नगर के क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद वर्तमान उत्तरकाशी को वरुणावत पर्वत के पाद प्रदेश पर बसाया गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए। 1803 में भयंकर भूकंप आता है, बाड़ाहाट नगर यानी कि उत्तरकाशी में क्षतिग्रस्त हो जाता है। उसके बाद क्या है, वर्तमान उत्तरकाशी को वरुणावत पर्वत के पाद प्रदेश पर बसाया गया। और अगर मैं बात करता हूँ उत्तरकाशी का मुख्यालय कहाँ रहेगा उत्तरकाशी जनपद का, तो उत्तरकाशी जनपद में ही रहेगा। और दोस्तों देखिए ये मैप के माध्यम से अगर मैं कहूँ ना आपसे कि पूरा का पूरा जनपद में आपको मैप के माध्यम से समझाऊं, तो ये पॉसिबल नहीं है कि एक एक मैप आपको बताऊं ये मंदिर मैप में कहाँ पर है, ये आपका जो बुग्याल है, ये आपका मेला है कहाँ पर लगता है, ये पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल जो था वो आपको मैं उत्तराखंड के भूगोल में पढ़ा चुका हूँ। तो ये आपको पता होना चाहिए, जो पॉसिबल चीज़ें नहीं है वो हम लोग नहीं कर सकते। तो आपको यहाँ से डायरेक्ट चीज़ें याद करनी है, याद करिए। जो भौगोलिक क्षेत्र से जो संबंधित था वो मैं आपको मैप के माध्यम से समझा चुका हूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। आप लोगों को करना क्या है, फेसबुक पेज से आप लोग हमारे ऐड हो जाइए, और व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको दिया हुआ है, अगर आपको कुछ पूछना होता है तो आप लोग वहाँ से पूछ सकते हैं। तो फेसबुक पेज का डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे रखा है, और व्हाट्सअप नंबर ही मैंने आपको नीचे दे रखा है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारा दूसरा पार्ट है बहुत जल्द ही आ जाएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।